293 अध्याय 293 रहस्यमय आवाज। मोबाइल रीडिंग। लाओबा काजिकी का ऊपर की ओर भागने का विचार केवल एक अंतिम उपाय है जब उसे एक कोने में धकेल दिया जाता है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। पूरे युद्धपोत के सबसे ऊपरी डेक पर एक रहस्यमय व्यक्ति रहता है। वह रहस्यमयी पशु राजा था जो 9 पशु राजाओं में दूसरे स्थान पर था। सबसे बड़े गैंडे के भरिंग के अलावा बाकी 7 पशु राजाओं को दूसरे स्थान वाले पशु राजा का नाम भी नहीं पता था, उससे मिलना तो दूर की बात थी। शून्य प्राणियों के बीच भी 9 पशु राजाओं के नाम पौराणिक हैं। कई जर्ग योद्धा पहले पशु राजा गैंडे के भरिंग से भी मिल चुके हैं, लेकिन रहस्यमय दूसरे पशु राजा से मिलना एक अलग ही कहानी है। यहाँ तक कि इन 9 पशु राजाओं में से केवल सबसे बड़े गैंडे के भरिंग ने ही इस रहस्यमय दूसरे इन कमांड को देखा था। इस समय वांग हाओ रक्त वाहिकाओं के घने जंगल से गुजर रहा था, अपनी याददाश्त के अनुसार पावर कंपार्टमेंट का स्थान ढूंढ रहा था। हालांकि काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे दुखद रूप से पता चला कि वह खो गया था। अनगिनत मार्गों और रक्त वाहिकाओं के घने नेटवर्क में एक्स-रे दृष्टि से भी वांग हाओ को सटीक स्थान का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। युद्धपोत में दोबारा प्रवेश करने का जोखिम उठाने का उसका मुख्य उद्देश्य इसकी प्रणोदन प्रणाली को नष्ट करना था। लेकिन जैसे ही वांग हाओ आधे रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसके दिमाग में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। मानवों, यहाँ आओ! मानवों, यहाँ आओ! मानव! उद्धरण चिन्ह। ये शब्द वांग हाओ के मन में गूंजते रहे। आवाज अलौकिक थी और कुछ आत्मा के संचार जैसी, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमय। आवाज खोखली और खोखली थी, मानो उसके शरीर के अंदर से आ रही हो। कौन? वांग हाओ चौकन्ना हो गया और उसने चारों ओर देखा। उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि पूरी तरह सक्रिय कर ली, लेकिन 500 मीटर के दायरे में उसे कोई संदिग्ध निशान नहीं मिला। मेरी हड्डियां आपके शरीर में हैं, तो आप मुझे क्या समझते हैं? वांग हाओ चौंक गया। तुम उस असली ड्रैगन कंकाल की आत्मा हो। वास्तव में, मानव, इस युद्धपोत के बिल्कुल ऊपर आओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें उसी क्षण मार सकता था जब तुम इस युद्धपोत में प्रवेश करते। ये शब्द सुनते ही वांग हाओ को पसीना आ गया। वरिष्ठ ड्रैगन कबीले, अगर मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपका जर्ग के साथ कोई संबंध है? हा मानव, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ ऊपर इसलिए आने दे रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख सकूं। मैं तुम्हारे बिल्कुल ऊपर हूँ। बहुत अच्छा, उस स्थिति में मेरे पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वांग हाओ के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे उस रहस्यमयी आवाज में किसी भी तरह की हत्या की मंशा का आभास नहीं हुआ। चूंकि वे दोनों ड्रैगन कबीले के सदस्य थे, इसलिए वांग हाओ को विश्वास था कि दूसरा पक्ष ड्रैगन कबीले का एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उसके एक कनिष्ठ सदस्य के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा। फिर वांग हाओ रक्त वाहिकाओं के जाल पर चढ़ गया। लगभग 300 मीटर चढ़ने के बाद रक्त वाहिकाएं विरल हो गईं और अंततः उसके सिर का ऊपरी हिस्सा लगभग युद्धपोत के शीर्ष को छू रहा था। इस समय इस युद्धपोत की ऊपरी परत नीचे की सभी जगहों से अलग थी। जमीन एक अनजान नीले पत्थर से पक्की थी और आसपास की दीवारें अब बेतरतीब ढंग से रक्तवाहिका अर्बुद और कोशिका झिल्लियों से ढकी नहीं थीं, बल्कि ठोस लकड़ी से तराशी गई एक सजावटी दीवार जैसी लग रही थी। इस सजावटी दीवार पर नुकीले दांतों और पंजों वाला एक 4 पंजे वाला लाल अजगर उकेरा गया था। लेकिन दृष्टि रेखा के अंत में एक लकड़ी का घर था जो पूरी तरह से लकड़ी से बना था, और घर के अंदर से एक बुरी आवाज आई। तुम आ गए। जल्दी से केबिन में आओ और मुझे अपने ड्रैगन के खून की खुशबू सूंघने दो। मैंने लाखों सालों से अपने साथी ड्रैगन्स को नहीं देखा है। आज तुम्हें देखना मेरे लिए मरने से पहले का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने जीवन के अंत में 10 लाख साल। वांग हाओ अचंभित रह गया। वह इस ड्रैगन बुजुर्ग की लंबी उम्र देखकर हैरान था। हालांकि उसने उसकी आवाज में एक क्षीण आभा भी महसूस की, जिससे पता चलता था कि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं। वांग हाओ ने निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे केबिन की ओर चल पड़ा। साथ ही उसने अपनी राक्षसी आंखों की एक्स-रे दृष्टि क्षमता को सक्रिय किया, ये देखने के लिए कि केबिन में ये रहस्यमयी ड्रैगन बुजुर्ग कैसा दिखता है। हालांकि वांग हाओ को ये देखकर निराशा हुई कि केबिन किसी तरह के अवरोध से सुरक्षित लग रहा था। उसकी एक्स-रे दृष्टि केबिन में प्रवेश करने में पूरी तरह असमर्थ थी और वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए वांग हाओ घबराहट से भरे दिल के साथ ये देखना चाहता था कि पौराणिक असली ड्रैगन के अवशेषों का मालिक कैसा दिखता है। हालांकि जब वांग हाओ ने देखा कि उसके सामने क्या हो रहा था, तो वह हैरान रह गया।
लकड़ी का घर खाली था, सिवाय एक कीड़े के जिसे वांग हाओ ने अच्छी तरह पहचान लिया था और वह फर्श पर पड़ा हुआ था। एक केचुआ। ये वांग हाओ थोड़ा उलझन में था। आश्चर्यचकित मत होइए, मैं ये केचुआ हूँ और यह केचुआ मेरा असली रूप है। मेरा नाम एओ तियान है, मैं 4 पंजे वाले लाल ड्रैगन कबीले का सदस्य हूँ। लाखों साल पहले एक शक्तिशाली दुश्मन ने मेरे असली रूप को नष्ट कर दिया था और केवल मेरी बची हुई आत्मा ही संयोग से बच निकली थी। बाद में ये कीट जनित क्षेत्र में इस केचुए के शरीर में निवास करने लगी। केचुए के समझाने के बाद वांग हाओ को अंततः समझ आ गया। ओह, मैं समझा। तो ठीक है सीनियर एओ तियान, मैं अभी आपको इसी नाम से संबोधित करूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे आश्चर्य है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने आपके अवशेष ले लिए हैं, है ना? शायद मुझे आपके अवशेष आपको वापस कर देने चाहिए। वांग हाओ ने दूसरे पक्ष के स्वर को गुप्त रूप से देखते हुए निर्दोषता का नाटक किया। मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरे पास आपको देने का एक बहुत बड़ा अवसर है। ये केचुआ एक साधारण केचुए के समान आकार का था, किसी भी चीज से अलग नहीं, लेकिन इससे निकलने वाले हल्के दबाव ने वांग हाओ को दमन की भावना महसूस कराई। वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। वांग हाओ मुस्कुराया पर जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन चौकन्ना था। कहावत है, अनचाही दया या तो छल है या चोरी। हर चीज में सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। लेकिन केचुआ बोला, हे, यही मौका है कि मैंने तुम्हारा शरीर लेने का फैसला किया है। हे, इंसान, मेरे ड्रैगन कबीले की तकनीकों को सीखने और ड्रैगन का खून अपने पास रखने के लिए खुद को दोषी मानो। यह मेरे लिए एकदम सही शरीर है, इसलिए आज्ञाकारी होकर अपना शरीर मुझे सौंप दो। मैं अच्छे मूड में हूँ। मैंने इस केचुए को पालने में बहुत मेहनत की है और ये लगभग जानवर राजा के दायरे में पहुंचने के कगार पर है। इसे अपने लिए एक सौदा समझो बच्चे। हे। माहौल अचानक दमनकारी हो गया। क्या? वांग हाओ चौंक गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे पता था, बिना वजह मदद की पेशकश का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम बूढ़े अजगर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपना शरीर नष्ट भी कर दूं तो भी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। हा, क्या मजाक है। मैं एक 4 पंजे वाला लाल अजगर हूं, अपने चरम पर एक तारकीय स्तरीय ब्रह्मांड शक्ति संपन्न। तुम जैसे मात्र चौथे दर्जे के इंसान से मुझे क्या खतरा हो सकता है। मैं तुम्हें जीने दूंगा और तुम्हें मरना मुश्किल होगा। हे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने बात की, केचुआ अचानक लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और वांग हाओ के सिर के पीछे घुस गया। तुरंत ही वांग हाओ को पुनर्तः लकवाग्रस्त महसूस हुआ। आत्मा के भीतर तुरंत ही एक हिंसक उथल पुथल मच गई। स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम एक अद्भुत आभा पूरे आत्मिक क्षेत्र में फैल गई, जिसने वांग हाओ के आत्मिक क्षेत्र को तुरंत उलट पुलट कर दिया। वह काला ज्वाला सर्प क्लोन, जो मूल रूप से पशु राजा बाघ बल की आत्मिक ऊर्जा को भस्म कर रहा था, इस प्रचंड ऊर्जा को महसूस करके कांपने लगा। उसकी क्षीण चेतना ने गहरे भय को जकड़ लिया। उसकी आत्मा की ज्वाला इस विनाशकारी शक्ति से लगभग बुझ गई थी। वैक्स 6-294 अध्याय 294 एओ गुआंग एक चाल चलता है। मोबाइल रीडिंग। अच्छी लड़की बनो और मुझे अपने ऊपर कब्जा करने दो। हे टिल्डा। एक राक्षसी ध्वनि एक बड़ी घंटी की गूंज की तरह वांग हाओ की चेतना को पतन के कगार पर हिला दिया। एक पल में वांग हाओ की आंखों, कानों, नाक और मुंह से रक्तवाहिकाएं बहने लगीं। सपने देखो टिल्डा। वांग हाओ ने दांत पीस लिए, उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसकी आत्मा के स्थान में मौजूद काले ज्वाला सांप के क्लोन ने वांग हाओ की अनिच्छा भांप ली और तुरंत पलटवार करने लगा। तुरंत ही काली ज्वाला सर्प क्लोन ने आत्मा स्थान के भीतर जितनी भी आत्मा ऊर्जा हो सकती थी उसे निगल लिया। इस समय वांग हाओ के आत्मा स्थान के भीतर एक 4 पंजे वाला लाल ड्रैगन 9000 फीट लंबा और ज्वलंत लाल प्रकाश से झिलमिलाता हुआ अपने पंजे फैलाए घूम रहा था। हे मानव, तुम्हारी सर्प जैसी आत्मा बहुत कमजोर है। तुम मेरी एक उंगली भी नहीं हरा सकते। अगर तुम जीना चाहते हो तो लड़ाई छोड़ दो और आज्ञाकारी होकर अपना भौतिक शरीर त्याग दो। शायद मुझे तुम पर दया आ जाए और मैं तुम्हारी सर्प जैसी आत्मा को मुक्त कर दूं। वरना मुझे अपनी आत्मा को जबरदस्ती नष्ट करने का दोष मत दो। ये 4 पंजे वाला लाल ड्रैगन अत्यंत दबंग तरीके से बोलता था और यह सिर्फ वांग हाओ को डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसकी आत्मा पहले ही समाप्त हो चुकी है और अगले 100 वर्षों में नष्ट हो सकती है। इस बार संयोगवश मेरी मुलाकात वांग हाओ से हो गई।
उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस मानव ने वास्तव में एक ड्रैगन आत्मा को पोषित किया था और उसके शरीर में काफी शक्तिशाली ड्रैगन रक्तरेखा थी। यदि वे वांग हाओ के भौतिक शरीर को सफलतापूर्वक जब्त कर लेते हैं और ड्रैगन जाति के रक्त से पोषित होते हैं तो इसकी क्षतिग्रस्त आत्मा धीरे धीरे ठीक हो सकती है या यहाँ तक कि अपने चरम को भी पार कर सकती है। यदि वांग हाओ इस समय हताश होकर वापस लड़ता और अपने वंश को जला देता तो इससे निश्चित रूप से उसके ड्रैगन वंश और भौतिक शरीर को कुछ नुकसान होता और शायद लाल ड्रैगन के उसे अपने वश में करने का अवसर भी समाप्त हो जाता। इसलिए इस चालाक चार पंजे वाले लाल अजगर ने जानबूझकर वांग हाओ को धमकी दी, जिससे वह पीछे हट गया और अपना भौतिक शरीर त्यागने के लिए मजबूर हो गया। नहीं, मैं नहीं मर सकता। कालेज वाला सर्प, हमला करो। वांग हाओ की चेतना लगभग टूटने ही वाली थी। अपने अराजक विचारों में वह बस इतना जानता था कि उसे जीवित रहना है। इसलिए उसने अपनी बची हुई चेतना का इस्तेमाल करके कालेज वाला सर्प को उस चार पंजे वाले लाल अजगर की आत्मा को काटने का आदेश दिया, जो उससे हजारों गुना बड़ी थी। ब्लैक फ्लेम सर्प की आत्मा में पहले से ही वांग हाओ की चेतना का अंश मौजूद था और इसमें वांग हाओ की अटूट और दृढ़ इच्छाशक्ति भी विरासत में मिली थी। वांग हाओ का आदेश प्राप्त करने पर उसने दृढ़तापूर्वक आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया और बिजली के एक काले बोल्ट में परिवर्तित हो गया, जो तेजी से चार पंजे वाले लाल ड्रैगन पर झपटा। फिर उसने अपना कोमल सा मुंह खोला और जोर से काट लिया। क्लिक करे टिल्ड। कालेज वाला सर्प ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह चार पंजों वाले लाल अजगर की सतह पर एक भी शल्क नहीं काट सका, बल्कि उसने उसके नए उगे हुए तीखे दांतों को ही कुतर दिया। यहां तक कि सबसे छोटी चींटी भी आकाश को हिला सकती है। अदम्य कालेज वाला सर्प ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपना मुंह खोला और काट लिया। क्लिक करे टिल्ड। एक और नुकीला दांत टूट गया है। जिद्दी छोटा कालज वाला सांप लगातार डटा रहा, काटता और थूकता रहा, साथ ही चार पंजे वाले लाल अजगर को झुलसाने के लिए काली लपटें छोड़ता रहा। हे, ये बेकार है। आत्मा के स्तर में अंतर एक दुर्गम खाई है। चूंकि तुम नहीं जानते कि अपने लिए कैसे खड़ा होना है, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। उसी क्षण एओ गुआंग, एक सुनहरा ड्रैगन जो नीला ड्रैगन रिंग के अंदर गहरी नींद में सो रहा था, जाग गया। ड्रैगन को नींद आने की आदत होती है और यदि उनकी नींद अचानक बाधित हो जाए तो वे अक्सर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। चुप रहो। अशुद्ध रक्त वाला चार पंजे वाला लाल अजगर इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना है। नीला ड्रैगन रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैगन एओ गुआंग ने एक आंख खोली और अपने नथुने से सुनहरी ऊर्जा की एक गेंद को सूंघा। ऊर्जा की यह सुनहरी गेंद अचानक वांग हाओ की आत्मा के स्थान में प्रकट हुई। फिर यह एक विशाल सुनहरी तलवार में तब्दील हो गई और वांग हाओ की आत्मा के स्थान में चार पंजे वाले लाल ड्रैगन को सीधे दो भागों में विभाजित कर दिया। यह असंभव है, तुम पहले से ही नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। चार पंजों वाला लाल अजगर सुनहरी विशाल तलवार से माथे से पूंछ तक दो टुकड़ों में बंट गया। मरने से पहले उसे सिर्फ आधा वाक्य ही बोलना था और फिर वह लाल आत्मिक ऊर्जा के गुबार में बदल गया जो वांग हाओ के आत्मिक स्थान में बिखर गया। लाल आत्मा ऊर्जा का ये विशाल पिंड लगभग जम गया और अंततः रक्त लाल पानी के एक कुंड में परिवर्तित हो गया। इस रक्त कुंड से निकलने वाली अपार ऊर्जा ने वांग हाओ को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आत्मा स्वर्ग छोड़ने वाली हो और उसका शरीर उसकी आत्मा से अलग होता हुआ प्रतीत हो रहा था। एजियो ड्रैगन रिंग के अंदर सुनहरे ड्रैगन एओ गुआंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले केवल एक बार गुनगुनाया और गहरी नींद में सो गया। वांग हाओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। वह बहुत देर तक बिना कुछ बोले स्तब्ध खड़ा रहा। काफी समय बाद वांग हाओ अंततः अपने सदमे से उबर पाया। धिक्कार है, ये सुनहरा ड्रैगन एओ गुआंग बहुत ही भयानक है। उसने एक ही सांस में इस चार पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन की बची हुई आत्मा को नष्ट कर दिया। क्या वह विशाल सुनहरी तलवार तथाकथित आत्मा कौशल हो सकती है? वांग हाओ अचानक ये देखकर दंग रह गया कि आत्मा के स्थान में क्या हुआ था। हालांकि वांग हाओ को और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब अचानक उसके आत्मा स्थान में रक्त जैसी आत्मा ऊर्जा का एक कुंड प्रकट हुआ। यह एक तारकीय स्तरीय आत्मा की ऊर्जा है। हालांकि यह एक खंडित आत्मा है, फिर भी यह वांग हाओ की आत्मा के स्तर से एक आकाशगंगा ऊंची है। ये छोटा सा केचुआ अजीब है। इसके शरीर से कितना भयानक दबाव निकल रहा है। वांग हाओ ने लाल केचुए के शव को जमीन से उठाया, उसकी बारीकी से जांच की और पाया कि उसका स्वरूप किसी साधारण केचुए से अलग नहीं था। मैंने इसे काफी देर तक देखा लेकिन कुछ भी अलग नहीं पाया। अचानक वांग हाओ के मन में एक विचार कौंधा। ये सही है। लाल अजगर ने पहले कहा था कि यह केचुआ पशु राजा के स्तर तक पहुंचने वाला है,
इसलिए इसके शरीर में आनुवंशिक ऊर्जा काफी भयानक होगी। अगर मैं इसे खा जाऊं तो क्या यह मुझे चौथे तारे को तोड़कर पांचवें तारे के योद्धा स्तर तक पहुंचने या छठे या सातवें तारे के स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा? वांग हाओ की आंखें चमक उठी और किसी और चीज की परवाह किए बिना उन्होंने तुरंत लाल केचुआ अपने मुंह में फेंक दिया, फिर पालथी मारकर बैठ गए और गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। ये केचुआ देखने में तो मुलायम लग रहा था, लेकिन चबाने वाली कैंडी से भी ज्यादा सख्त था। वांग हाओ ने काफी देर तक चबाया, लेकिन उसकी खाल तक नहीं काट पाया। आखिरकार उसके पास उसे अपनी लार के साथ निगलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आधे घंटे बाद वांग हाओ के शरीर ने अंततः प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। धरती हिला देने वाली ऊर्जा के एक उभार ने वांग हाओ के अंगों और हड्डियों पर तुरंत हमला कर दिया। यह ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से गर्म थी, मानो वांग हाओ ने एक छोटे से सूरज को निगल लिया हो जो भयानक गर्मी छोड़ रहा था। जल्द ही वांग हाओ का पूरा शरीर एक भुने हुए सूअर के बच्चे की तरह चमकीला लाल हो गया, मानो वह इस विशाल व्यवस्थित प्रक्रिया से भून गया हो। मेरे शरीर के सभी छिद्र उबलते पानी की केतली के ढक्कन की तरह थे, जिनसे सफेद भाप निकल रही थी। हालांकि सबसे बड़ा परिवर्तन वांग हाओ के डेंटियन में है। इस समय वांग हाओ के डेंटियन के भीतर आदिम शक्ति के 4 भंवर इतने घने थे कि वे लगभग मूर्त थे, धीरे धीरे विलीन होने लगे। धमाका टिल्ड, ये तो मानो आकाश से बिजली गिरने जैसा था। 4 आदिम बल चक्रवात आपस में टकराए और एक दूसरे को रद्द कर दिया। अंततः एक छोटे आदिम बल तारा कोर में संघनित हो गए। तारे का कोर शुरू में केवल एक पिनहेड के आकार का था, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा होता गया क्योंकि इसने तारे के भीतर की अपार ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। आधे घंटे बाद फोर्स स्टार कोर धीरे धीरे तिल के बीज के आकार तक बढ़ गया और अंततः रुक गया। इस समय वांग हाओ भी सफलतापूर्वक एक 5 सितारा योद्धा के रूप में आगे बढ़ गया, 3 स्तरों को छोड़कर सीधे 5 सितारा उन्नत योद्धा बन गया। वैक्स 6-295 अध्याय 295 मानसिकता में परिवर्तन। मोबाइल रीडिंग। इस समय इस शून्य जर्ग पारंपरिक युद्धपोत के कप्तान के रूप में कास्की वास्तव में बुरे मूड में था। घुसपैठिए की तलाश 3 घंटे से जारी है, लेकिन घुसपैठिए का कोई सुराग नहीं मिला है। अभी 2 घंटे पहले ही हेलीपैड पर आग लग गई थी। सेरेब्रेट टोही के अनुसार 3 महिला युद्धबंदी बच निकली। हालांकि मुख्य लक्ष्य पुरुष युद्धबंदी के पास भागने का मौका जरूर था, लेकिन वह युद्धपोत पर वापस लौट आया। इस बिंदु पर मुझे आशा है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नोवेल नेटवर्क याद होगा, जो बहुत उपयोगी है, आसान पढ़ने के लिए tuon.com। इस वापसी ने जर्ग की घबराहट को और बढ़ा दिया। मस्तिष्क के कीड़ों ने युद्धपोत पर लौटने के मानव के उद्देश्य की तेजी से गणना करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 129,800 से अधिक संभावनाएं सामने आईं, जिनमें से युद्धपोत के इंजन कक्ष को नष्ट करने की संभावना 50% से अधिक थी। इस निष्कर्ष ने कैप्टन कास्की का चेहरा और भी बदसूरत बना दिया। हालांकि इसके बैंगनी कीट जैसे चेहरे के कारण इसका कोई अन्य रंग देखना कठिन है। काज इंजन कक्ष के पास पहुंचा और घात लगाकर बैठ गया। उसने 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन 2 घंटों में वांग हाओ मानो हवा में गायब हो गया। पूरा युद्धपोत उलट पुलट हो गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बेकार, ये सब बेकार कचरे का ढेर है। मेरे 200,000 कुलीन जर्ग सैनिकों ने पूरे युद्धपोत की तलाशी ली, लेकिन एक भी कमजोर इंसान नहीं मिला। ये सरासर कचरा है। कास्की गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने आदमियों को गालियों की बौछार करने लगा। स्रोत पिंशु कॉम। कई दिमाग खराब रणनीतिकार इस जबरदस्त गुस्से से इतने अभिभूत हो गए कि वे अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए, बेकाबू होकर कांपने लगे। हे शियानशिगे जुइशिन शीर्षक वाला अध्याय अपलोड कर दिया गया है। अचानक एक दुबला पतला कांपता हुआ दिमागी कीड़ा बोला, राजा काज, पूरे युद्धपोत पर अभी भी एक जगह ऐसी है जिसकी तलाशी नहीं हुई है। यह मस्तिष्क कृमि बहुत पतला था, जिसके कारण यह मोटे मस्तिष्क कृमियों के समूह में स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता था। काज की ये शब्द सुनकर चौंक गया और उसके मन में तुरंत आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। उसने अपने सिर के ऊपर उस पतले दिमागी कीड़े की नजर की दिशा में देखा। आपका मतलब युद्धपोत की सबसे ऊपरी परत से है? कास्की ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, हालांकि वह पहले से ही छोटे दिमाग वाले कीड़े की बातों से सहमत था। बिल्कुल, ये थोड़ा पेचीदा है। युद्धपोत का सबसे ऊपरी डेक दूसरे भाई का क्षेत्र है, जो एक अवरोध से सुरक्षित है। अगर बड़ा भाई वहां जाना भी चाहे, तो भी जब तक दूसरा भाई उसे आमंत्रित न करे, तब तक वह वहां नहीं जा सकता। लेकिन 8 पशु राजाओं में से केवल बड़े भाई को ही आमंत्रित किया गया है।
बाकी तो ये भी नहीं जानते कि दूसरा भाई कैसा दिखता है। कास्की ने मन ही मन बुदबुदाया। ये रहस्यमयी दूसरा कमांडर कोई और नहीं बल्कि लाल केचुआ है, जो 4 पंजे वाले लाल ड्रैगन एओतियान के पास मौजूद कीट जैसा शरीर है। एओतियान ने 9 जानवर राजाओं में दूसरा स्थान पाने की पहल इसलिए की क्योंकि वह मुसीबत से डरता था। सभी सार्वजनिक दिखावे और तुच्छ मामलों को इन 8 जानवर राजा स्तर के कीड़ों के लिए छोड़ दिया गया था, जबकि इसका असली स्वरूप छोटे लकड़ी के घर में रहा, जिसके लिए इसने एक अवरोध स्थापित किया था, अपनी शेष आत्मा का पोषण और रणनीति बना रहा था। इन 8 पशु राजाओं को एओतियान ने ही प्रशिक्षित किया था और यहाँ तक कि शून्य कीट वंश के कीट राजा को भी एओतियान ने ही प्रशिक्षित किया था। बेशक एओतियान की आत्मा के पूर्ण विनाश के साथ ही ये रहस्य भी गायब हो गए और अब कोई भी इन्हें नहीं जानता। कास्की गहरी खामोशी में डूब गया। एक लंबे विराम के बाद वह फिर बोला, अरे तुमने अभी बहुत अच्छा काम किया। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। दिमाग के कीड़ों में तुम ही हो जो कुछ हद तक काम के हो, बाकी सब तो बेकार हैं। वैसे छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? काजी ने पूछा। महाराज, मेरा कोई नाम नहीं है। मेरा पदनाम बस दिमागी कीड़े का कोड एक्स है। ठीक है, अब से मैं तुम्हें लिटिल वन कहूंगा। तुम मेरे साथ यहाँ आओ, बाकी तुम पूरे युद्धपोत की तलाशी लेते रहो। ये कहने के बाद कास्की अकड़कर चला गया और दुबला पतला दिमागी कीड़ा उसके पीछे पीछे चल रहा था। तुरंत ही अन्य जर्ग जागीरदारों ने राहत की सांस ली, विशेष रूप से कुछ फूले हुए मस्तिष्क के कीड़ों ने, जो उत्साह से एक साथ इकट्ठे हो गए, मानो वे किसी आपदा से बच गए हों। ज़ोंबी बेस, आप कैसे हैं? साथी कीट प्रेमियों, मैं ठीक हूँ। दोनों मोटे दिमाग वाले कीड़े तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। कास्की एक दिमागी कीड़ा लेकर ऊपरी मंजिल पर आया, लेकिन जैसे ही वे सबसे ऊपरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वे अचानक रुक गए। अजीब बात है, पहले जब मैं यहाँ आता था तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी और यहाँ का बैरियर चमक उठता था, लेकिन अब तो लगता है कि बैरियर गायब हो गया है। कास्की के दिल में अचानक एक अशुभ भाव जाग उठा। अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे भाई को भी उस इंसान ने मार डाला हो? कास्की तुरंत चौंक गया। वे तुरंत केबिन की ओर दौड़े। जैसे ही वे केबिन के दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, अचानक उनके चेहरे पर एक विशाल ऊर्जा का ज्वार आया जो उनके पूरे शरीर पर टूट पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा भाई फिर से घर तोड़कर अंदर आ गया हो? कास्की ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि एक इंसान छोटे से लकड़ी के घर से तेजी से बाहर निकला और लगभग उससे टकरा गया। तुम मानव, तुम यहाँ कैसे आए? दूसरा भाई कहाँ है? वांग हाओ अचंभित रह गया। उसने अभी अभी अपनी साधना #299 अध्याय 299 रक्त रेखा पुनर्जन्म। तुरंत जिनलोंग एओ गुआंग ने एक ड्रैगन उंगली बढ़ाई और हल्के से टैप किया। भयानक जीवन ऊर्जा से युक्त छेड़छाड़ किया गया ड्रैगन मज्जा तेजी से नीचे की ओर गिर गया, अंततः वांग हाओ के पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही वांग हाओ का मांस और हड्डियां ड्रैगन की मज्जा के गुच्छे से चिपकी, ऐसा लगा मानो तेज तेजाब से धातु घुल गई हो। उसकी त्वचा से फुफकारता और बुदबुदाता हुआ अम्लीय पानी निकल पड़ा। पूरे शरीर का मांस और हड्डियां एक क्षण में हिंसक प्रतिक्रिया करने लगीं और एक क्षण में ही घुल गईं और उनका कोई निशान भी नहीं बचा। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। ठीक जहां वांग हाओ का शरीर अभी अभी पिघला था, वहां एक काली ऊर्जा का गोला प्रकट हुआ। उसकी सतह तुरंत एक कोशिका झिल्ली से ढक गई, जो फिर हवा से बाहर निकलती हुई प्रतीत हुई, मानो रेशम का कीड़ा रेशम बुन रहा हो, और देखते ही देखते पूरी काली ऊर्जा की गेंद को ढंक लिया। पलक झपकते ही एक विशाल मांसल अंडा जमीन पर प्रकट हो गया। इस मांसल अंडे का आकार कुछ हद तक ड्रैगन कोकून के समान है, जो पहले वांग हाओ की चेतना के समुद्र में मौजूद था। हालांकि अजीब बात यह है कि इसकी सतह के चारों ओर चमकदार लाल शिराओं जैसे जाल की परतें लिपटी हुई हैं, जो घने रूनों के समान हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिनलोंग एओ गुआंग को इस बात से आश्चर्य हुआ कि काली ऊर्जा की इस गेंद को देखने के बाद क्या हुआ। जिनलोंग आओ गुआंग में भय की भावना पैदा हो गई, उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा और वह जल्दी से दूर चला गया, जैसे कि किसी प्लेग देवता से बच रहा हो, काली ऊर्जा के उस गोले से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। क्या ये डार्क एनर्जी हो सकती है? गोल्डन ड्रैगन एओ गुआंग के सुनहरे आत्मा शरीर से ठंडा पसीना रिसने लगा। ये बच्चा कैसा राक्षस है? वह इतनी भयानक चीज भी अपने अंदर समा सकता है। पूरा अध्याय यहाँ देखें। ने एओ सोम एओ गुआंग को यह नहीं पता था कि उस काली ऊर्जा गेंद के केंद्र में एक काला मनका तैर रहा था। ये काला मनका इस समय लालच से इस काली ऊर्जा के ढेर को सोख रहा है। हालांकि अवशोषण की प्रक्रिया बहुत धीमी है।
काले मनके की सतह धुंध की एक परत से ढकी हुई थी, जिसने किसी भी दिव्य भावना को इसे जांचने से रोक दिया था। 1 घंटे बाद, जब मांसल कोकून के अंदर अचानक दिल की धड़कन शुरू हुई, तो अंडा धीरे धीरे हिलने लगा, मानो अंदर से कुछ बाहर निकलने वाला हो। वह चीज कोई और नहीं बल्कि वांग हाओ है, जिसे नया जीवन दिया गया है। रक्त पुनर्जनन की यह विधि ड्रैगन में असामान्य नहीं है। निम्न वंश वाले कई ड्रैगन अपने मूल भौतिक शरीर को नष्ट करने और पुनर्जन्म लेने के लिए अपनी वंश रेखा को उच्च वंश रेखा से बदलने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। ड्रैगन धर्मरथों में इस विधि को रक्त पुनर्जन्म कहा जाता है। निम्न रक्त वंश वाले कई ड्रैगन अपने जीवन में कई बार इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिससे अंततः उनके शरीर से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और शुद्धतम ड्रैगन रक्त बरकरार रहता है। निरंतर पुनर्जन्म के माध्यम से वे सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि वांग हाओ द्वारा अपने भौतिक शरीर को पूरी तरह से नष्ट करके शून्य से कुछ बनाने की स्थिति अनसुनी है। शायद प्राचीन ड्रैगन जाति की कोई महान शक्ति ही ड्रैगन जाति की ऐसी गुप्त तकनीक जानती होगी। संपूर्ण निर्वाण प्रक्रिया के दौरान वांग हाओ अचेत रहे। हालांकि ब्लैक फ्लेम सर्प के आत्मा क्लोन के भीतर की चेतना स्पष्ट रही, इसलिए वांग हाओ अपनी धुंधली चेतना में अपने साथ हो रहे परिवर्तनों को मोटे तौर पर महसूस कर सकता था, लेकिन वे बहुत अस्पष्ट थे। थप टिल्ड, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। यदि वांग हाओ इस समय अपने शरीर के अंदर देखें, तो उन्हें निश्चित रूप से पता चलेगा कि उनका चमकीला लाल हृदय गायब हो गया है और उसकी जगह एक ऐसा हृदय आ गया है जो जैद के समान काला है। इस हृदय से एक मंद, हिंसक अंधकार में ऊर्जा निकल रही है। पुनर्जन्म के बाद वांग हाओ की रक्त वाहिकाएं पहले से ज्यादा मोटी और मजबूत हो गई थी, और उनमें बहने वाला रक्त थोड़ा गहरा हो गया था, और प्लाज्मा की सांद्रता भी ज्यादा हो गई थी। उनमें जीवन शक्ति प्रचुर मात्रा में थी, और उनकी रक्त ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। यहां तक कि वांग हाओ का पूरा कंकाल भी बदल गया है। उसकी मूल रूप से सफेद हड्डियों की सतह पर अब काले प्रतिदीप्ति की एक परत है, और अंदर गहरे लाल अस्थि मज्जा में हल्के सुनहरे और काले कण मिले हुए हैं। ये हल्के सुनहरे कण शुद्ध ड्रैगन अस्थि मज्जा हैं, जो गोल्डन ड्रैगन एओ गुआंग के रक्त का सार है। काले कणों में एक भयानक ऊर्जा छिपी होती है जो आसपास की हवा में तैरती हुई समस्त अंधकार में ऊर्जा को निगलने में सक्षम प्रतीत होती है। उसके डेंटियन में आदिम ऊर्जा कोर पूरी तरह से काला हो गया, इसका आकार एक अंडे के आकार तक बढ़ गया, और उसका पूरा शरीर काले क्रिस्टल जैसा हो गया, जिसमें अपार ऊर्जा थी। विचित्र बात यह है कि आदिम ऊर्जा कणों की एक बड़ी संख्या आदिम बल कोर से निकलकर डेंटियन के बाहरी किनारे पर पहुंच गई है, जो तारों की तरह बिखरी हुई है, बिल्कुल लंबी पूंछ वाले धूमकेतुओं की तरह। वांग हाओ का साधना स्तर वास्तव में 6 तारों को छोड़कर सीधे 7 तारों पर पहुंच गया। उसके दानतेन में मूल बल तारा कोर एक धूमकेतु में परिवर्तित हो गया, जिससे वह एक महान धूमकेतु स्तरीय योद्धा बन गया। इस बीच मानसिक स्थान हजारों गुना विस्तारित हो गया है, मानसिक महासागर का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है, और मन की आग ने अब अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है, पूरी तरह से 7वें रैंक उल्का स्तर में प्रवेश कर रहा है। हालांकि वांग हाओ की आत्मा साधना का स्तर 6ठे रैंक के शिखर पर रहा, जो 7वें रैंक के उल्का तारे से केवल आधा कदम दूर था। इस वंश परंपरा पुनर्जन्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वांग हाओ के भौतिक वंश परंपरा का संवर्धन था। मानसिक शक्ति में वृद्धि एक ऐसा लाभ था जो भौतिक शरीर की सुदृढ़ता के साथ साथ आया। जहां तक आत्म साधना का प्रश्न है, ये भौतिक शरीर से परे है और ब्रह्मांडीय आयाम से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, जिसे इस संवर्धन में ध्यान में नहीं रखा गया था। हालांकि एक बार जब आत्मा अंतरिक्ष में ब्लैक फ्लेम सर्प के आत्मा क्लोन द्वारा अवशोषित जानवर राजा स्तर की आत्मा ऊर्जा पच जाती है और अवशोषित हो जाती है, तो अगले स्तर पर आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। 6 घंटे बाद रक्त वंश का पुनर्जन्म समाप्त हो गया है। जब वांग हाओ को होश आया और उसने अपने पुनर्जन्म वाले शरीर पर नियंत्रण वापस ले लिया, तो उसे अनुकूलन करना मुश्किल लगा। ऐसा लगता है जैसे ये शरीर मेरा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि पुराना शरीर साइकिल जैसा था, तो नया शरीर रेलगाड़ी जैसा लगता है। नए शरीर के भीतर उमड़ती हुई मौलिक ऊर्जा एक अक्षय शाश्वत भट्टी की तरह है, और पूरे शरीर में अक्षय शक्ति है। अपनी राक्षसी आंखों की वृद्धि के साथ वांग हाओ अब अपनी नंगी आंखों से करोड़ों मील दूर शेनलोन तारे को देख सकता है। अपनी दृष्टि को बड़ा करने के बाद शेनलोन तारे पर स्थित पहाड़, नदियां और समुद्र वांग हाओ के मन में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। मैं अभी मरा नहीं हूं, होश में आने के बाद वांग हाओ ने खुद से कहा। फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे अब भी वही थे, और उसकी छाती का बड़ा सा छेद गायब हो गया था। बस फर्क इतना था कि उसके सारे कपड़े गायब हो गए थे।
वांग हाओ को और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि नीला ड्रैगन रिंग गायब हो गया था। इसके बजाय वांग हाओ ने अपनी बाईं तर्जनी उंगली पर एक नया टैटू बनवाया जो अंगूठी जैसा दिखता था। टैटू एक 5 पंजों वाला नीला ड्रैगन था जिसकी पूंछें आपस में जुड़ी हुई थीं। यह वांग हाओ ने असमंजस में अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं तर्जनी उंगली को छुआ और पाया कि वह वास्तव में गंजा थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एजियो ड्रैगन रिंग डार्क एनर्जी के प्रभाव में गायब हो गई? हैरान होकर वांग हाओ ने एजियो ड्रैगन रिंग के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि एजियो ड्रैगन रिंग गायब नहीं हुई थी और उसके अंदर कुछ भी गायब नहीं था। एकमात्र परिवर्तन ये था कि एजियो ड्रैगन पैलेस के ऊपर शून्य में एक सफेद बादल दिखाई दिया। वांग हाओ ने अपनी मानसिक शक्ति से सफेद बादल को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। काफी देर तक उसका अध्ययन करने के बाद भी उसे कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए उसने हार मान ली। वांग हाओ ने फेडरेशन के सैनिकों के अवशेषों में से लड़ाकू गियर का एक सेट चुना, जिसे उसने पहले जर्ग युद्धपोत से लिया था, और उसे पहन लिया। फिर उन्होंने उल्कापिंड के आकार का जीवन पोत निकाला। 0 BQG 300 अध्याय 300 राजा लौटता है। मोबाइल रीडिंग उद्धरण चिन्ह कोष्टक उद्धरण कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अगले दिन दिव्य ड्रैगन पैलेस के सामने पेनी 24 घंटे से अधिक समय से पवित्र भूमि की रक्षा में 50,000 ब्लैक सर्प गार्ड्स और लाखों नुवा वंशजों का नेतृत्व कर रही हैं। 0 जर्ग के छठे और 7वें रैंक वाले बीस्ट मास्टर्स, गोल्डन हॉन्ट बुल और सिल्वर हॉन्ट बुल, प्रत्येक ने 3 लैंडिंग जहाजों का नेतृत्व किया, जिसमें कुल 60,000 फ्लाइंग मेंटिस योद्धा थे, जो नुवा कबीले के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में थे, जो शेनलोंग स्टार की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। एक बार जब आक्रमण युद्ध शुरू हुआ तो दोनों पक्ष शीघ्र ही गतिरोध में प्रवेश कर गए। अपने कठोर कवच और निडर कुलीन योद्धाओं के साथ 0 जर्ग ने शुरुआत में पूरी बढ़त हासिल कर ली थी। नुवा के वंशजों का सामना करते हुए, जो हजारों सालों से शांति से रह रहे थे और अपनी युद्ध क्षमताएं विकसित नहीं कर पाए थे, ये क्रूर जर्ग योद्धा भेड़ों के बीच भेड़ियों की तरह थे। काली सर्प रक्षकों के अलावा, जो अपने विश्वास में दृढ़ हैं और कठोर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं तथा अपनी संख्यात्मक बढ़त के कारण लड़ सकती हैं, अन्य साधारण सर्प स्त्रियां तो बस वध के लिए भेड़े हैं। हालांकि वे आमतौर पर उच्च युद्ध शक्ति के साथ पैदा होते हैं, वे लंबे समय से शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं और शायद ही कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। उनमें से अधिकांश तो हथियार चलाना भी नहीं जानते। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई और बाद के चरणों में जर्ग योद्धाओं की संख्या धीरे धीरे जमा होती गई, इस आक्रामक युद्ध का लाभ चुपचाप उलट गया। मात्र पोत समर्थन के अचानक नुकसान के कारण जर्ग योद्धाओं को भारी क्षति हुई और उनकी भरपाई नहीं हो सकी। इस बीच शिनलोन ग्रह की आबादी करोड़ों में थी, जिनमें से प्रत्येक के पास पर्याप्त युद्ध क्षमता थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र का अनुभव कम था। थोड़े समय की अग्निपरीक्षा के बाद युद्ध में जीवित बचे मेडुसा योद्धा सभी कुलीन थे। इसके अलावा दुनिया के सभी कोनों से लोगों की एक सतत धारा सहायता प्रदान करने के लिए आ रही है। ड्रैगन पैलेस के सामने पेनी एक दिन और एक रात से लगातार लड़ रही थी। उसके हाथों अनगिनत काले लोहे के दराते नष्ट हो गए और सैकड़ों चांदी के दराते नष्ट हो गए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि 6 घंटे पहले हुई थी, जब पेनी ने अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया था और अकेले ही 2 जर्ग बीस्ट किंग्स से लड़ाई लड़ी थी। अपने नए जागृत सर्प वंश के साथ पेनी ने बढ़ती क्रूरता के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान उसने पाया कि उसके घावों से बहता खून बेहद जहरीला था, यहाँ तक कि जानवरों के राजाओं पर भी इसका असर हो रहा था और उनकी गति धीमी हो रही थी। इसके अलावा अपनी क्रूर ताकत पर भरोसा करते हुए उन्होंने प्रत्येक हाथ में एक काले लोहे का भाला चलाया और एक साथ 2 जर्ग जानवर राजाओं को हराया, जिससे उन्हें हारकर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नुवा कुल की सबसे पूजनीय साध्वी होने के नाते उनकी अग्रणी भूमिका इतनी प्रेरणादायक थी कि उसने अन्य नाग नारियों को भी बहुत प्रोत्साहित किया। वे सभी युद्ध की भावना से भरी हुई थीं और कुछ तो युद्ध में भी आगे बढ़ गईं। वांग हाओ, तुम कहाँ हो? मुझे आशा है कि तुम ठीक हो। मंदिर के प्रांगण में पेनी, जो दिन रात लड़ती रही थी, खून से लथपथ थी। उसके सुनहरे सांप जैसे शल्क और शरीर चटक लाल खून और तरह तरह के रंगों से सने हुए थे। खून के धब्बों के साथ उसका पहले जैसा ठंडा और खूबसूरत चेहरा और भी भयानक लग रहा था। इस समय पेनी वांग हाओ की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थी और लगातार प्रार्थना कर रही थी कि वह सुरक्षित और स्वस्थ रहे। तभी खून से लथपथ एक ब्लैक सरपेंट गार्ड कमांडर को 2 ब्लैक सरपेंट गार्डों द्वारा स्ट्रेचर पर उठाकर पेनी के पास लाया गया। रिपोर्ट: महाराज, पवित्र भूमि पर जर्ग के एक शक्तिशाली पशु राजा ने आक्रमण कर दिया है। पवित्र भूमि की रक्षा करने वाले सभी काले सर्प रक्षक मारे गए हैं
और केवल मैं ही बच निकलने में कामयाब रहा हूँ। महाराज, मैं आपसे मुझे दंड देने की प्रार्थना करता हूँ। स्ट्रेचर पर लेटा ब्लैक सरपेंट गार्ड कमांडर एक विश्वसनीय, विश्वासपात्र था, जिसे पेनी ने हाल ही में पदोन्नत किया था और उसे अपने अधीनस्थ पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर कि पवित्र भूमि पर आक्रमण किया गया है, पेनी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। हमें क्या करना चाहिए? मंदिर के बाहर 2 ज़र्ग जानवर राजाओं से अभी तक निपटा नहीं गया है और मैं फिलहाल वहां से नहीं जा सकता। लेकिन पवित्र भूमि में मेरे नुवा कबीले के सभी रहस्य छिपे हैं, साथ ही संरक्षक देवता द्वारा मेरे कबीले को सौंपे गए पवित्र अवशेष भी। एक बार जब ज़र्ग पवित्र भूमि पर आक्रमण कर देगा तो मेरे कबीले को संरक्षक देवता के दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्वयं पवित्र भूमि पर गया तो मंदिर निश्चित रूप से गिर जाएगा। यहाँ का कोई भी काला सर्प रक्षक उन 2 कीट जैसे पशु राजाओं के लोहे के खुरों का सामना नहीं कर सकता। उस समय मेरे कबीले को भारी नुकसान होगा। पेनी के सामने अचानक ऐसी दुविधा आ गई। यदि वांग हाओ अभी यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से कोई समाधान निकाल पाते, लेकिन यदि आप मंदिर की रक्षा करना जारी रखना चुनते हैं तो पवित्र स्थल के रहस्य और अवशेष संभवतः ज़र्ग द्वारा खोजे जाएंगे और आपको संरक्षक देवता द्वारा दंडित किया जाएगा। यदि आप पवित्र भूमि पर जाने का निर्णय लेते हैं तो मंदिर निश्चित रूप से गिर जाएगा, आपके लोगों को भारी क्षति होगी और वह मंदिर जिसे बनाने में आपने सैकड़ों वर्षों तक कड़ी मेहनत की है, नष्ट हो जाएगा। यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप एक ही समय पर केक खा भी नहीं सकते। जबकि पेनी एक कठिन निर्णय ले रही थी, अचानक आग की लपटों से जलता हुआ एक उल्कापिंड आकाश से गिरा, जो मंदिर के गुंबद को तोड़ता हुआ मंदिर के हॉल में जा गिरा। इससे मंदिर के फर्श पर तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया और पूरा मंदिर हिलने लगा। उल्कापिंड पेनी से 50 मीटर से भी कम दूरी पर गिरा। क्षण भर में ही पूरा मंदिर जलने की तीव्र तीखी गंध से भर गया और घने धुएं ने शीघ्र ही पूरे मंदिर को घने कोहरे में ढक लिया। कुछ काले सर्प रक्षक, जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, उल्कापिंड को देखकर विस्मय से भर गए और वे सभी मंत्र बुदबुदाते हुए जमीन पर गिर पड़े। दिव्य ड्रैगन द्वारा आशीर्वादित एक दिव्य पत्थर स्वर्ग से उतरा। हालांकि पेनी ने आसमान से दिव्य पत्थर गिरने के बेतुके दावे पर विश्वास नहीं किया और बहादुरी से विशाल उल्कापिंड की ओर धीरे धीरे चली। हालांकि वे कुछ कदम से अधिक नहीं चले थे। फफ्ट टिल्ड। अचानक एक गोल उल्कापिंड इस उल्कापिंड के शीर्ष से टकराया, जिससे तुरंत ही इसके शीर्ष पर एक बड़ा काला छेद बन गया। तभी सभी को एहसास हुआ कि उल्कापिंड वास्तव में खोखला था। तभी उल्कापिंड से एक मानव भुजा निकली। टिल्डर। इस दृश्य को देखने वाले सभी काले सर्प रक्षक आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहाँ तक कि पेनी भी अपनी आंखें बड़ी करने और अपने हाथों से अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन जैसे ही पेनी चीखने वाली थी, उसने उस आदमी को देखा जिसके लिए वह तरस रही थी, वह आदमी जिसके साथ उसका दिल हमेशा से जुड़ा हुआ था। इस उल्कापिंड से निकला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वांग हाओ था। इस समय वांग हाओ, जो अभी अभी बाहर आया था, काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। उसका पूरा शरीर काली कालिक से ढका हुआ था, उसके बाल तेज गर्मी से झुलसकर काले पड़ गए थे और उसकी लड़ाकू वर्दी कोयले की तरह जल गई थी। वह ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी कोयले की खदान से रेंगकर निकला हो। अरे, ये तो पूरी तरह से धोखा है। ज़र्ग के एस्केप पॉड्स में तो कूलन सिस्टम भी नहीं है। ये तो पूरी तरह से आपदा है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ जब एस्केप पॉड से बाहर निकला तो उसने जोर से गाली दी। जब उल्कापिंड की तरह दिखने वाला जीवन फली शिनलोन स्टार के वायुमंडल से नीचे उतरा तो वांग हाओ अचंभित रह गया। ये जीवन फली निश्चित रूप से वर्ष की सबसे कंजूस डिजाइन है। अंदर कोई शीतलन प्रणाली भी स्थापित नहीं थी, इसमें बैठना एक शकरकंद की तरह भूनने जैसा था। यदि वांग हाओ शारीरिक रूप से इतना मजबूत न होता तो उसे बहुत पहले ही जिंदा भून दिया गया होता। वह भव्य एनबीसी परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षात्मक सूट भी अंदर की तीव्र गर्मी से जल रहा था, लेकिन वांग हाओ की एकमात्र सांत्वना ये थी कि उसके बाल अंततः बच गए। 052-301 अध्याय 301 ज्वार मोड़ना। मोबाइल रीडिंग। उद्धरण चिन्ह कोष्टक उद्धरण कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के आगमन ने पेनी के पहले से ही अशांत दिल को और भी अशांत बना दिया। वांग हाओ के आने से मानो उसे सहारा मिल गया हो और पेनी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को पढ़ने के लिए कृपया पिनेट शू खोजें। लेकिन पेनी के दिल और दिमाग में जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी, वह थी वांग हाओ की सुरक्षा। वांग हाओ, तुम कहाँ गए थे? तुम आसमान से कैसे गिरे? और इस उल्कापिंड का क्या मतलब है? पेनी के पास कई सवाल थे,
जब वांग हाओ को एहसास हुआ कि जिस जर्ग एस्केप पॉड को वह चला रहा था वह मंदिर के हॉल में गिर रहा है, तो उसने शर्मिंदगी से अपना सिर पीछे खुजलाया। पेनी के सवाल के बारे में वह बोलने ही वाला था। वास्तव में जैसे ही वांग हाओ ने अपना मुंह खोला, दरवाजे के बाहर से भयंकर लड़ाई की आवाज आई। अरे नहीं, वे दो जर्ग बीस्ट किंग वापस आ गए हैं। एक घबराया हुआ ब्लैक सर्प गार्ड दिव्य दुकान के प्रवेश द्वार पर चिल्लाया, उसका चेहरा भय से भर गया। सब लोग दुश्मन से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। इस बार हमें ये काम जल्दी से खत्म करना होगा और उन दो जर्ग बीस्ट किंग्स को मारना होगा। फिर हम जल्द से जल्द पवित्र भूमि पर लौट जाएंगे। पेनी ने अपनी आवाज उठाई और तुरंत ही हॉल में मौजूद सभी लोग बाहर भाग गए और वांग हाओ को एक तरफ खड़ा छोड़ दिया। इस अचानक विरोधाभास ने वांग हाओ को अवाक कर दिया। वह पहले से ही बहुत निराश महसूस कर रहा था जब उसे बोलने से पहले ही रोक दिया गया, और अब ये सर्प महिलाएं उससे मुंह मोड़कर उसे अनदेखा कर रही थीं। चाहे जो भी हो, वह एक सच्चा ड्रैगन मैसेंजर है। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि पेनी ने वास्तव में रास्ता दिखाया और चली भी गई। पेनी, जो थोड़ी दूर चली गई थी, अचानक पीछे मुड़ी और उसने देखा कि वह व्यक्ति पूरी तरह काले कपड़े पहने उल्कापिंड के नीचे अकेला खड़ा है। उसका मुंह खुला हुआ है, मानो वह कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। वह इतनी आकर्षक मुस्कान थी कि उसने वांग हाओ को तुरंत मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे ड्रैगन दूत, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इन लानत कीड़ों को खत्म कर दें। ये शब्द सुनकर वांग हाओ को गर्मजोशी का एहसास हुआ। उनमें से कम एक को अपने अस्तित्व का एहसास है। हालांकि वांग हाओ निराश तो था, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं था, न ही वह कोई तुच्छ व्यक्ति था। उसने अपनी गति तेज की और मंदिर से निकलकर जर्ग आक्रमणकारियों का सफाया करने वालों की कतार में शामिल हो गया। मंदिर के बाहर दो कीट पशु राजाओं ने मानो बारूद निगल लिया हो उन्मत्त पलटवार शुरू कर दिया। पेनी, इन दो बड़े कीड़ों को मेरे पास छोड़ दो। तुम पहले पवित्र भूमि पर जाओ, मैं बाद में आऊंगा। लेकिन पेनी बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि वांग हाओ एक काले रंग की आकृति में बदल गया और दो जानवर राजाओं की ओर दौड़ा। ये दो पशु राजा छठे स्वर्ण सींग वाले लांगहॉर्न बीटल और सातवें रजत सींग वाले लांगहॉर्न बीटल हैं, जो जर्ग के एक मॉडल जोड़े हैं। चाहे कभी भी हो, ये दोनों बड़े कीड़े हमेशा एक साथ रहते हैं और वे अपना स्नेह दिखाना पसंद करते हैं। इसके सिर पर लोहे के बड़े नुकीले चिमटे लगे हैं। हालांकि यह विशालकाय है, लेकिन बहुत तेज है। डरावनी बात यह है कि इसका कवच न केवल अद्भुत सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि एक प्रकार का जहरीला डंक भी उगल सकता है। हर बार जब ये जहरीले डंक छिड़के जाते हैं तो ये बारिश की तरह फट पड़ते हैं और आसमान और धरती को ढक लेते हैं। यह एक क्षेत्र प्रभावित हमला होता है। कमजोर सांप महिलाएं जमीन पर गिर जाती हैं, ऐंठ जाती हैं और वार के बाद अपनी लड़ने की क्षमता खो देती हैं। यहाँ तक कि एक 6 सितारा योद्धा भी लकवाग्रस्त हो जाएगा और उसकी गति धीमी हो जाएगी यदि उसे ये जहरीली कीले कई बार चुभो दी जाएं। वांग हाओ सुनहरे लंबे सींग वाले भरिंग पर हमला करने ही वाला था। वांग हाओ प्रत्येक हाथ में एक मिश्र धातु युद्ध तलवार चलाते हुए बिजली की गति से आगे बढ़े। ये गति पेनी से कहीं अधिक है। वांग हाओ को सबसे पहले बाहर निकलते देख पेनी ने चिंतित होकर उसे चेतावनी दी, जहरीले डंकों से सावधान रहो, वे जहरीले हैं। हालांकि वांग हाओ को ये सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका शरीर पहले से ही सामान्य जहरों के प्रति प्रतिरक्षित था और इस तरह के जहर से उसे कोई सरोकार नहीं था। पलक झपकते ही वांग हाओ दर्जनों मीटर दूर जा गिरा, फिर हवा में ऊंची छलांग लगाई। ये छलांग 10 मंजिल जितनी ऊंची थी, जिसे देखकर खुद वांग हाओ भी चौंक गए। क्योंकि वह अभी तक अपने नवजात शरीर के अनुकूल नहीं हुआ था, वांग हाओ की छलांग निस्संदेह बहुत दूर थी और वह वास्तव में सीधे गोल्डन हॉर्न लॉन्गहॉर्न बीटल के सिर के ऊपर से कूद गया। उसने 200 मीटर से अधिक की छलांग लगाई। उतरने पर वांग हाओ ने खुद को काले लोहे के दरातों के एक समूह से घिरा हुआ पाया। धिक्कार है, ये तो बहुत दूर की बात है। वांग हाओ को पसीना आ गया, ये बहुत शर्मनाक था। तुरंत ही वांग हाओ ने दोनों हाथों से अपनी तलवारें चलाईं। उसका पूरा शरीर बिजली के पंखे की तरह तेजी से घूमने लगा और उसने तुरंत ही अपने चारों ओर लगी दर्जनों काली लोहे की दरातियों को काटकर कटे हुए अंगों के ढेर में बदल दिया। यह ड्रैगन दूत बहुत अद्भुत है। एक ब्लैक सर्प गार्ड कमांडर ने यह दृश्य देखा और वांग हाओ के हमले से तुरंत दंग रह गया। अपने आसपास की बाधाओं को पार करने के बाद वांग हाओ मुड़ा और सुनहरे सींग वाले लंबे सींग वाले भरिंग की ओर फिर से बढ़ा। इस बार वांग हाओ ने अपने उखड़ू पैरों के बल को नियंत्रित किया और यह छलांग सुनहरे सींग वाले लंबे सींग वाले भरिंग के सिर के ठीक ऊपर लगी।
वांग हाओ की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। दोनों हाथों ने एक साथ अपनी तलवारें निकाली और प्रत्येक ने चकनाचूर सितारा तलवार तकनीक के पहले स्तर को उजागर किया। 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड में उसके बाएं और दाएं हाथों ने एक साथ 165 वार किए, जो कुल मिलाकर 330 से अधिक वार थे। सबकी नजरों में वांग हाओ 305 अध्याय 305 रसातल ड्रैगन परिवर्तन पोल। मोबाइल रीडिंग उद्धरण चिन्ह कोष्टक उद्धरण कोष्टक उद्धरण चिन्ह। हे कितने मूर्ख मनुष्य! क्या तुम नहीं जानते कि मैं गैंडे के भरिंगों का राजा आग से नहीं डरता? मेरा यह इंद्रधनुषी कवच महज सजावट नहीं है, मैं तो एक तारे के केंद्र में भी स्नान कर चुका हूं। तुम्हारी साधारण लपटें अपने अल्प तापमान के साथ मुझे गुदगुदाने के लायक भी नहीं है। हे उद्धरण चिन्ह। कुछ झटकों के साथ आत्मा की काली लपटें जिसने उसके शरीर को कलंकित कर दिया था, आसानी से दूर हो गईं। ऐसा लगता है जैसे ये रंगीन कवच पूरी तरह से अग्निरोधी है और यहाँ तक कि आग की लपटें भी इस पर नहीं टिक सकती। सुरक्षित गैंडे के भरिंग को देखकर वांग हाओ अपने आप को रोक नहीं सका और निगल गया। अजय सोल ब्लैक फ्लेम, जो सब कुछ जलाने में सक्षम है, को इस बार झटका लगा है। ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। अब जबकि वांग हाओ ने अपने अधिकांश तुरुप के पत्ते प्रकट कर दिए हैं, केवल एक ही बचा है, वह है दानव ब्लेड विनाश। यदि यह राक्षसी तलवार भी इस राक्षस राजा स्तर के गैंडे भरिंग को पराजित नहीं कर सकती, तो वांग हाओ जिस सबसे दुखद अंत की कल्पना कर सकता है, वह वही है जो उसने स्वयं के लिए तैयार किया है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वांग हाओ ने एक जुआ खेलने का निर्णय लिया और तुरंत ही अपने गले को सील करने के लिए एजियो ड्रैगन रिंग से राक्षसी ब्लेड निकाल लिया। एक हाथ में राक्षस तलवार पकड़े हुए वांग हाओ ने सोचा कि स्थिति से कैसे निपटे। वांग हाओ ने पूरी ताकत लगाकर और ध्वनि की गति से भी तेज गति से दौड़कर भी गैंडे के सामने अपनी स्थिति नहीं बनाई। नजदीकी मुकाबला वांग हाओ के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह था। हालांकि जब तक कोई करीब नहीं जाता तब तक राक्षस तलवार गैंडे के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। विकल्पों पर विचार करने के बाद वांग हाओ ने चोट के बदले चोट का व्यापार करने का निर्णय लिया, यहाँ तक कि खुद को चोट पहुंचाने की कीमत पर भी, प्रतिद्वंद्वी के शरीर में राक्षस तलवार को घुसाने के लिए। फिर राक्षसी तलवार की शक्ति से इस गैंडे के भरिंग को मारने का एक छोटा सा मौका अभी भी हो सकता है। एक बार जब वांग हाओ को यकीन हो गया तो वह पागलों की तरह गैंडे के भरिंग की ओर दौड़ा। शरीर की तात्कालिक गति अविश्वसनीय 560 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई, जो ध्वनि की गति से 1.6 गुना के करीब है। इस समय वांग हाओ ने एक बार फिर अपनी सीमाएं तोड़ दी, लेकिन ये गति इस गैंडे के भरिंग के लिए पर्याप्त नहीं थी। हंफ, मूर्ख मनुष्य! गैंडे के भरिंग ने वांग हाओ की मंशा भांपते हुए ठंडी सांस ली। उसने जानबूझकर अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना सिर नीचे करके अपने विशाल सींग वांग हाओ की ओर तान दिए। वह एकल सींग कम से कम 2 मीटर व्यास का और कम से कम 10 मीटर लंबा है। वांग हाओ ने यह दृश्य व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। क्या वे मुझे कम आंक रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि वे मेरे हमले को रोकने के लिए एक ही सींग का इस्तेमाल कर सकते हैं? हालांकि चीजें वांग हाओ की अपेक्षा से अलग निकली। जबकि वांग हाओ विचलित था, गैंडे के सींग के सिरे पर अचानक एक विशाल बैंगनी ऊर्जा गेंद प्रकट हुई। ऊर्जा गेंद हवा से प्रकट हुई, इसका व्यास लगातार बढ़ता गया और अंततः यह आधे मीटर व्यास तक बढ़कर रुक गया। बैंगनी ऊर्जा क्षेत्र की सतह से लगातार बड़ी मात्रा में शून्य बैंगनी बिजली चमकती रही और ऊर्जा के भयानक विस्फोट अंतहीन रूप से बहते रहे। यह क्या है? वांग हाओ आश्चर्यचकित रह गया। शुरू में मुझे लगा कि यह गैंडा भरिंग घमंडी है जो चुपचाप खड़ा मेरे हमले का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि यह गैंडा भरिंग बैंगनी ऊर्जा गेंद के हमले के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए चुपचाप खड़ा था। लेकिन क्या यह हमला वास्तव में काम करता है? क्या यह हो सकता है कि यह ऊर्जा गेंद तोप की तरह प्रक्षेपित की गई हो? जैसे ही वांग हाओ सोच रहा था, जवाब उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। गैंडे के भरिंग ने व्यंग्य किया, मृत्यु किरण के निकलने से 9वीं श्रेणी के जीवों को भी उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य शून्य में तब्दील हो जाएंगे। हे उद्धरण चिन्ह। अचानक बैंगनी ऊर्जा गेंद फट गई, जिससे प्रकाश की एक मोटी किरण निकली जिसका व्यास आधा मीटर था, जो सीधे आगे की ओर गई। प्रकाश की किरण प्रकाश की गति से चली और तुरंत वांग हाओ को अपनी चपेट में ले लिया। वांग हाओ का आधा शरीर तुरंत ही चमकदार बैंगनी रोशनी से ढक गया। एक क्षण में बैंगनी प्रकाश ने जिस भी चीज को छुआ वह तुरंत वाष्पीकृत होकर शून्य हो गई। सिंकहोल की दीवार तुरंत ही टूट गई, जिससे कई 100 मीटर लंबा और आधा मीटर व्यास का एक मार्ग बन गया।
इस समय वांग हाओ को अंततः समझ में आया कि पहले ड्रिल की गई सैकड़ों मीटर लंबी मिश्र धातु सुरंग कैसे बनाई गई थी। यहां तक कि डोलन का ब्लेड जिस सुपर मिश्र धातु का सामना नहीं कर सका, वह भी इस घातक किरण के प्रहार से तुरंत वाष्पित हो गया। एक साधारण मानव शरीर इसका प्रतिरोध कैसे कर सकता है? जैसे ही वांग हाओ को लगा कि वह मरने वाला है, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर एक अदृश्य, अमूर्त झिल्ली से ढका हुआ है, वही अदृश्य झिल्ली जिसने अंतरिक्ष में उसके शरीर की रक्षा की थी। क्या मैं ठीक हूँ? वांग हाओ ने संदेह से अपने हाथ बढ़ाए और उन्हें देखा। जब उसने पाया कि उस भयानक मौत की रेखा ने उस पर जरा भी असर नहीं किया है, तो उसके चेहरे का भाव खतरनाक से सुरक्षित में बदल गया। ये है, रहस्यमयी झिल्ली ने फिर से मेरी जान बचाई। मृत्यु किरण 3 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। हालांकि गेंडा भरिंग थका हुआ लग रहा था, उसमें थकान के लक्षण दिख रहे थे और उसकी आंखें सुस्त और बेजान हो गई थीं। जब वह आत्मविश्वास से भर गया, ये सोचकर कि वांग हाओ धुएं में बदल गया है, उसने अपनी 2 मरी हुई मछली जैसी आंखें चौड़ी करके वांग हाओ को घूरा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम मरे नहीं हो। ये कैसे संभव है? मृत्यु किरण सबसे शक्तिशाली किरण होती है जिसका तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। तुम जैसा साधारण इंसान इसका सामना कैसे कर सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव। गेंडा भरिंग, जो पागल सा लग रहा था, दहाड़ता हुआ वांग हाओ की ओर बढ़ा। घास। वांग हाओ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह जल्दी से पीछे हट गया। इस बार वांग हाओ ने पाया कि गेंडे के भरिंग की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। जब वांग हाओ पूरी गति से दौड़ा तो वह गेंडे के भरिंग के बराबर था, जो कमजोरी के दौर में प्रवेश कर चुका था। कुछ समय तक भागने के बाद वांग हाओ ने खुद को एक विशाल खाई के प्रवेश द्वार के सामने पाया। ये छेद लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है और एकदम गोल है। ऐसा लगता है कि इसे हाथ से तराशा गया है, लेकिन किनारे असामान्य रूप से चिकने हैं और किसी भी औजार से छेनी के निशान नहीं हैं। सिंखोल सपाट और विशाल था। वांग हाओ ने पहले इसकी खोज नहीं की थी। विशाल कीड़े द्वारा पीछे धकेले जाने और सिंखोल के किनारे पहुंचने के बाद ही उसे इसकी जानकारी मिली। यहां तक कि वांग हाओ ने अपनी राक्षसी आंखें सक्रिय कर ली और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, फिर भी वह ये नहीं देख सका कि खाई वास्तव में कितनी गहरी थी। जैसे ही वांग हाओ ने रसातल की ओर देखा, गेंडा भरिंग पहले ही उसे पकड़ चुका था। जब उसने खाई को देखा तो वह चौंक गया और फिर एक अजीब सी हंसी हंसने लगा। गागा गागा, ड्रैगन परिवर्तन पूल ड्रैगन कबीले के 3 महान खजानों में से एक वास्तव में मौजूद है। गागा, अब अंततः इसे मुझ महान गेंडा भरिंग ने खोज लिया है। प्राचीन ड्रैगन कबीले का सबसे शक्तिशाली पैतृक ड्रैगन वंश मुझ गेंडा भरिंग के भीतर जन्म लेगा। गागा, कीट राजा के आशीर्वाद से आज मैं, गेंडा भरिंग, अंततः पुनर्जन्म लूंगा और रहस्यमय ड्रैगन कबीले का सदस्य बनूंगा। हे। जैसे ही उसने यह बात कही, गेंडे के भरिंग ने वांग हाओ का पीछा करना बंद कर दिया और इसके बजाय एक पागल की तरह बगल में स्थित खाई के प्रवेश द्वार से सीधे नीचे कूद गया। वांग हाओ की आंखों के सामने ये जानवर राजा स्तर का गेंडा भरिंग अथाह रसातल में कूद गया। गा, मैं ड्रैगन में बदलना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन में बदलना चाहता हूँ, गागा। उद्धरण चिन्ह। उन्मादी प्रतिध्वनि तुरंत ही रसातल के प्रवेश द्वार में गूंज उठी, जिसे देखकर गेंडा भरिंग पागल हो गया। ड्रैगन परिवर्तन पूल, वांग हाओ ने खुद से कहा। अचानक मेरे मन में कुछ यादें उभर आईं। 306 अध्याय 306 प्राचीन ड्रैगन कबीले के 3 महान खजाने। प्राचीन ड्रैगन जाति के 3 महान खजाने, ड्रैगन पल, ड्रैगन वेन और ड्रैगन परिवर्तन पूल। एक पर अधिकार करने से व्यक्ति एक सच्चे ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता है, 2 पर अधिकार करने से व्यक्ति एक पैतृक ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता है, और 3 पर अधिकार करने से व्यक्ति एक अमर ड्रैगन देवता बन सकता है। ऐसा लगा जैसे वांग हाओ के दिमाग पर बिजली गिर गई हो, जिससे वह क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया। ड्रैगन परिवर्तन पूल, क्या यह हो सकता है कि इस रसातल के नीचे पौराणिक ड्रैगन परिवर्तन पूल स्थित है, जो प्राचीन ड्रैगन जाति के 3 महान खजानों में से एक है? लेकिन क्या जिनलोंगेओ गुआंग ने यह नहीं कहा था कि यह चीज इतिहास के पन्नों में बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है और आज की ड्रैगन जाति को ड्रैगन परिवर्तन कुंड का स्थान अब पता नहीं है? तो फिर ड्रैगन परिवर्तन कुंड इस रसातल में क्यों दिखाई देगा? नहीं, मुझे कहना चाहिए कि यह रसातल ड्रैगन पर क्यों दिखाई देगा। रसातल ड्रैगन, क्या यह इस रसातल में छिपे ड्रैगन परिवर्तन पूल का उल्लेख कर सकता है? इस तरह से सोचते हुए वांग हाओ की उलझन और भी गहरी हो गई। जैसे ही वांग हाओ खाई के नीचे देख रहा था, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया हो।
वांग हाओ ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और नीचे गिर गया। धिक्कार है, किसने मुझे पीछे से धक्का दिया? वांग हाओ ने जोर से गाली दी और फिर तेजी से खाई में गिर गया। जहां वांग हाओ अभी खड़ा था, वहां एक छोटा काला अजगर दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। बच्चे, जाओ और नहा लो, तुम्हारा स्वागत है। फिर छोटे काले अजगर ने भी ऐसा ही किया और खाई में छलांग लगा दी। हालांकि वांग हाओ के अनाड़ी सिर नीचे करके मुंह के बल उतरते हुए के विपरीत इस छोटे काले अजगर का उतरना कहीं ज्यादा खूबसूरत था। कृपया कृपया बाइडू ब्लैक आई सॉन्ग ढूंढो। आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि छोटे काले ड्रैगन की उतरने की गति बहुत धीमी दिखती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज है, इतनी तेज कि प्रकाश भी इसे पकड़ नहीं सकता। इससे पहले कि वांग हाओ रसातल के तल पर गहरे कुंड में गिर पाता, छोटा काला ड्रैगन आराम से अंधेरे कुंड पर लेटा हुआ था, ऊपर के दो लोगों के धीरे धीरे और स्वतंत्र रूप से नीचे उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। थोड़ी देर बाद सबसे पहले गैंडा भरिंग गिरा। जब गैंडे के भरिंग ने नीचे अंधेरे कुंड की ओर देखा, तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। लेकिन जब उसने पानी की सतह पर एक काले सांप को देखा, जो 4 पैरों वाला लग रहा था, जहां वह उतरा था, तो वह गुस्से से भर गया और पानी में गिरने से पहले ही जोर से गालियां देने लगा। रास्ते से हट जाओ, तुम शापित सरीसृप ड्रैगन, परिवर्तन पुल में मेरे प्रवेश में बाधा मत डालो। उद्धरण चिन्ह। शब्द पूरे होने से पहले ही 4 पैरों वाले काले सांप ने, जिसे वह एक अविश्वसनीय रूप से कमजोर सरीसृप मानता था, अपना मुंह खोला और काली बिजली की एक तेज आवाज निकाली, जो तुरंत गैंडे के भरिंग पर गिर पड़ी। एक क्षण में, इससे पहले कि वह राजा स्तर का गैंडा भरिंग पलक भी झपका पाता, उसका विशाल गैंडे जैसा शरीर तुरंत काले धुएं के गुबार में बदल गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तभी छोटे काले अजगर ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए कहा, एक चींटी ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। समय तो देखो, उस मानव बच्चे को अब तक गिर जाना चाहिए था। वह इतना धीमा है कि मैं इंतजार करते करते ऊब गया हूं। बोलते हुए छोटे काले अजगर ने अपना मुंह ढक लिया और सांस छोड़ते हुए उसे अपने शरीर के अंदर ही रोक लिया। मुंह ढका होने के कारण सांस अंदर ही रह गई और उसका पूरा शरीर तेजी से गुब्बारे की तरह फूल गया। छोटे काले अजगर का पेट तुरंत बास्केटबॉल के आकार का हो गया और लगभग पारदर्शी हो गया। फिर बास्केटबॉल में तब्दील हो चुके छोटे काले अजगर ने तेजी से अपने अंगों को झुलाया और कुंड की गहराई में डूब गया। जैसे ही उसके अंगों का हिलना बंद हुआ, उसका गोलाकार गैस से भरा शरीर तेजी से सतह पर आ गया। ऊपर की ओर लगे बल ने उसे पानी से 10 फीट से भी ज्यादा ऊपर धकेल दिया और फिर वह वापस कुंड में गिर गया, जिससे पानी का एक गड्ढा बन गया। मौज मस्ती। छोटा काला ड्रैगन बहुत अच्छा समय बिता रहा था। वह लगातार पूल में अलग अलग तरीकों से खेल रहा था। थोड़ी देर बाद छोटा काला ड्रैगन खेलते खेलते थक गया और उसने आसमान की ओर देखा और उसने वांग हाओ को नीचे गिरते हुए देखा। आखिरकार वह गिर गया, लेकिन बहुत धीरे से। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। तुरंत ही छोटे काले अजगर ने अपना मुंह खोला और काली धुंध का एक बादल उगल दिया, जिसने वांग हाओ के पूरे शरीर को ढक लिया। वांग हाओ की तेज गति अचानक धीमी हो गई और वह पंख की तरह हल्के से नीचे उतरा, बिना एक भी छींटे के धीरे से पानी में उतर गया। वांग हाओ सबसे पहले पानी में गिरे और उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा और बेहद चिपचिपा है, मानो उनका शरीर शीशे और पारे में डूबा हुआ हो। ये ड्रैगन परिवर्तन पूल है। वांग हाओ पूल से बाहर आया और अविश्वास से पूछा, मुझे अपने शरीर में कोई मौलिक परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है। वांग हाओ ने स्वयं से यह प्रश्न पूछा और कुछ उलझन में होकर इसका उत्तर दिया। अचानक एक छोटा काला अजगर पूल की सतह से पानी के बुलबुले उगलता हुआ निकला। मूर्ख, तुम्हें किसने बताया कि यह ड्रैगन परिवर्तन पूल है? छोटे काले अजगर को देखकर वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत पूछा, अरे छोटे दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह पानी का कुंड क्या है? मूर्ख, मैं अनगिनत युगों से जी रहा हूं, तुम्हारा महान बनने के लिए पर्याप्त से अधिक। वांग हाओ मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, मैंने जितने भी ड्रैगन देखे हैं, वे इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे? यहाँ तक कि 4 पंजे वाला लाल ड्रैगन, जो सबसे कम समय तक जीवित रहा, वह भी लगभग 100 साल का है। ठीक है, मैं वैसे भी बोर हो रहा हूँ और तुमसे, एक जूनियर से, मिलना तो किस्मत की बात है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी दौलत दूंगा। धिक्कार है। हम फिर से शुरू करते हैं। ड्रैगन कबीले के ये सभी बूढ़े लोग इस तरह की चाल में क्यों फंस जाते हैं? भाग्य, क्या ये वास्तव में इतना आसान है? मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। वांग हाओ ने खुद से सोचा, लेकिन जोर से एक शब्द भी नहीं बोला।
वांग हाओ को वहां स्तब्ध और चुप खड़ा देखकर छोटे काले अजगर ने आगे कहा, तुम बोलना क्यों नहीं जानते? क्या मैं मानव भाषा नहीं बोलता? या मुझे कोई और भाषा सीखनी चाहिए? एल्वेन भाषा, पशु भाषा या यांत्रिक जाति की भाषा? ओह, बहुत सी चीजें जानना सचमुच सिरदर्द है। मुझे कौन सी भाषा चुननी चाहिए? ओह सीनियर, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वांग हाओ ने पूछा। ये सुनकर छोटे काले ड्रैगन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया और उसके शरीर से एक ठंडी आभा निकली। मैं एओ जिंग हूँ। क्या आपके एजियो ड्रैगन रिंग में छिपे उस दुष्ट ड्रैगन ने आपको मेरे अस्तित्व के बारे में नहीं बताया? एओ गुआंग, आप जानवर, आप अपना असली रूप क्यों नहीं बताते? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप इस बदमाश की स्थानिक अंगूठी में छिपे हैं? इस प्रश्न ने एक गूंजती हुई घंटी की तरह वांग हाओ को ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी आत्मा टूटने वाली थी। यह आवाज सुनकर एओ गुआंग, सुनहरा ड्रैगन जो नीला ड्रैगन रिंग के अंदर गहरी नींद में सो रहा था, ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। अरे, इस बच्चे को ये कैसे मिल गया? तुरंत वांग हाओ की आंखों के सामने एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और सुनहरा ड्रैगन एओ गुआंग छोटे काले ड्रैगन के सामने प्रकट हुआ। हालांकि वांग हाओ को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि जिनलोंग एओ गुआंग ने वास्तव में इस छोटे काले अजगर को देखने के बाद अपने चेहरे पर गहरा डर दिखाया था। जिनलोंग एओ गुआंग की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस छोटे काले अजगर की आंखों में देख भी ले। वह बस उसके सामने दंडवत होकर धीमी आवाज में कह सका, गुरुजी, आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया? 0-307 अध्याय 307 रसातल ड्रैगन का स्वामी। मोबाइल रीडिंग। उद्धरण चिन्ह कोष्टक उद्धरण कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जिनलोंग एओ गुआंग के मास्टर चिल्लाने से वांग हाओ का जबड़ा तुरंत खुला रह गया। आखिर क्या हो रहा है? वांग हाओ को लगा कि उसके मन में रहस्य और अधिक उलझता जा रहा है। सुनहरे ड्रैगन एओ गुआंग के आसपास का रहस्य पहले से ही काफी जटिल और अराजक है, और अब एक काला ड्रैगन प्रकट हुआ है जिसे एओ गुआंग अपना स्वामी कहता है। वांग हाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि युवानलों का मालिक एओ गुआंग नहीं है और इसका असली मालिक हमारे सामने खड़ा ये छोटा काला ड्रैगन है? वांग हाओ की उलझन को भांपते हुए छोटे काले ड्रैगन ने तुरंत कहा, तुम ही वह मूर्ख हो जिसे एओ गुआंग अपने भौतिक शरीर के रूप में चुनने जा रहा है ना? धिक्कार है। वांग हाओ ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और लगभग बेहोश हो गया। हालांकि वांग हाओ को जिनलोंग एओ गुआंग की साजिश के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वह उसके सामने इसका पर्दाफाश नहीं कर सका। क्या ये वांग हाओ को अग्निकुंड में धकेलना नहीं है? ये पूरी तरह से संभव है कि जिनलोंग एओ गुआंग सार्वजनिक रूप से वांग हाओ पर हमला कर दे और उसे जबरन अपने कब्जे में ले ले। इसके अलावा ये दोनों ड्रैगन वास्तव में आपस में मिले हुए हैं। वांग हाओ को अचानक लगा कि पूरी दुनिया अंधकार में हो गई है और वह असहाय महसूस कर रहा था, मानो उसे मूर्ख बनाया गया हो। छोटे काले ड्रैगन ने आगे कहा, मैं एओ गुआंग की रक्षा करूंगा। आप भट्ठी के रूप में काम करने के लिए एक और मानव शरीर ढूंढ सकते हैं। छोटे काले ड्रैगन का स्वर उदासीन था, लेकिन इसने सुनहरे ड्रैगन एओ गुआंग को परेशान नहीं किया। तुम दूसरों के काम में दखलंदाजी कर रहे हो। मत भूलना, मैं तो बस तुम्हारे शैतानी विचारों का एक छोटा सा अंश हूं। अगर तुम मुझे ज्यादा धकेलोगे तो हम दोनों साथ साथ खत्म हो जाएंगे। मैंने ही इस इंसान को खोजा है। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, तुम्हारी गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। और अब तुम मुझे बस कुछ ही शब्दों में हार मान लेने को कह रहे हो। तुम सपना देख रहे हो। तुम मेरी आत्मा के एक कण के बराबर भी इतने घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अगर तुम्हें मारने से मेरी आदिम आत्मा को नुकसान न पहुंचता तो मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर उसे परिष्कृत कर चुका होता। चूंकि इस इंसान ने मेरे द्वारा बनाई गई गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक सीखी है, इसलिए यह मेरा शिष्य है। मैं तुम्हें, एक छोटे से दुष्ट ड्रैगन को, इतना अहंकारी कैसे होने दे सकता हूं? अगर तुम तुरंत स्वर्गीय दाओ की शपथ लेकर दूसरा शरीर चाहो और मेरे शिष्यत्व की लालसा न रखो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मुझे दोष मत देना। तुम ठीक हो। तुम जीत गए। एओ जिंग, तुम बस इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा। तुम रुको। जैसे ही जिनलोंग एओ गुआंग ने बात की, उसका शरीर हवा में 9000 फीट तक बढ़ गया, फिर घूम गया और आकाश में उड़ने और रसातल के तल को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह जाने वाला था, छोटे काले अजगर ने अचानक हमला कर दिया।
उसने अपना मुंह खोला और एक काला बुलबुला थूका जो तुरंत ही फैल गया, और पलक झपकते ही वह उस काले बुलबुले के अंदर फंस गया। सुनहरे अजगर का शरीर, जो 9000 फीट लंबा था, तेजी से सिकुड़ गया और पलक झपकते ही कांच के मनके के आकार का हो गया। सुनहरा अजगर एओगुआंग इस कांच के मनके जैसे बुलबुले में फंस गया था, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह बुलबुले को तोड़ नहीं पाया। तुरंत जिनलोंग एओगुआंग ने शाप दिया, कमीने, झूठे कायर, तुमने वास्तव में मुझ पर घात लगाया। तुमने मुझे छोड़ने का वादा किया था, तुम मुझे कैद करने के लिए ऐसे घृणित साधनों का उपयोग कैसे कर सकते हो? एओ जिन, तुम कायर, मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करो। छोटे काले अजगर ने उपहास किया, अपना एक पंजा बढ़ाया और शून्य को चीरते हुए एक स्थानिक दरार पैदा कर दी। फिर दूसरे पंजे से उसने उस बुलबुले पर वार किया जिसने सुनहरे अजगर एओगुआंग को अंधकार में ब्रह्मांड में कैद कर रखा था। इसके बाद उसने अपने पंजे से स्थानिक दरार को चीरते हुए उसे तुरंत नष्ट कर दिया। पलक झपकते ही उसने गोल्डन ड्रैगन एओगुआंग को सील कर दिया और उसे डार्क यूनिवर्स में भेज दिया। ये देखकर वांग हाओ ने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसका मुंह लगभग इतना बड़ा था कि उसमें 4 अंडे समा सकते थे। वह वांग हाओ की उलझन को समझ गया। छोटे काले अजगर ने तुरंत समझाया, लड़के, डरो मत। मैं एक अच्छा अजगर हूं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वांग हाओ को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, ये सोचकर कि बुरे लोग हमेशा दावा करते हैं कि वे बुरे नहीं हैं। वह तुरंत काले अजगर से और भी ज्यादा सावधान हो गया। वांग हाओ की हरकतें देखकर छोटा काला अजगर तुरंत मुस्कुराया और बोला, तुम इंसानों ने एक बहुत ही दिलचस्प कहावत कही थी, जो सच है वह झूठ हो सकता है, और जो झूठ है वह सच हो सकता है। जो व्यक्ति अच्छा दिखता है वह अच्छा इंसान नहीं भी हो सकता है। और मैं, जो एक बुरे अजगर की तरह दिखता हूँ, हो सकता है कि मैं दिखने में उतना बुरा अजगर न हूँ। वांग हाओ छोटे काले अजगर की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, और उसने छोटे काले अजगर की आंखों में कोई बुराई नहीं देखी, इसलिए उसने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। दरअसल मेरा वर्तमान भूतिया रूप पूरी तरह से उस दुष्ट अजगर की वजह से है। मूल रूप से मैं 5 पंजों वाले सुनहरे अजगर कुल का युवा मुखिया था, लेकिन मैंने गलती से एक जहरीला अजगर फूल खा लिया और पागल हो गया। वह दुष्ट अजगर मेरी राक्षसी चेतना का एक छोटा सा अंश था जिसे मैंने खुद को बचाने के लिए काट दिया था। इसके बाद राक्षसी चेतना का यह अंश लगातार विभिन्न राक्षसी विचारों, लालच और आक्रोश को अपने अंदर समाहित करता रहा, और अंततः एक अनोखे दुष्ट अजगर में बदल गया। अंततः जब मैं अभ्यास कर रहा था तब इसने मुझे जहर दे दिया, मेरे सुनहरे अजगर शरीर पर कब्जा कर लिया, और अपने दुष्ट अजगर शरीर को मेरे शरीर से बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप मेरा यह वर्तमान रूप सामने आया। हालांकि यद्यपि मेरा भौतिक शरीर बदल दिया गया था, मेरी साधना प्रतिभा असाधारण थी। वर्षों की समर्पित साधना के बाद मैंने अपना साधना स्तर पुनः प्राप्त कर लिया और उसे तेजी से बढ़ाया भी, और पूरे स्वर्ण ड्रैगन वंश में सबसे तेजस्वी प्रतिभा बन गया। ये केवल अफसोस की बात है कि मेरा भौतिक शरीर कभी वापस नहीं आ सकता, और इस स्थिति का कारण पूरी तरह से